हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री राम। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान विषय की पाठ्य योजना किस प्रकार से बनाई जाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है, जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक है। उसके पश्चात में मित्रों, आपका जिस विद्यालय में बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम देना है, या आपकी पाठ्य योजना आप जहाँ पर तैयार करें, जिस विद्यालय में तैयार करें उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। जिस कक्षा का आज अपन कक्षा 8 की पाठ्य योजना तैयार करते हैं, कक्षा 8 विषय हो जाएगा आपका जीव विज्ञान या बायोलॉजी विषय के उत्तर आप पाठ्य योजना तैयार करेंगे। दिनांक, कालांश, समयावधि, तो आपको ये सारी जो खाना पूर्ति है वो सारी चीज़ कर लेनी। जैसे दिनांक हो गया, समयावधि हो गया, कालांश हो गया, तो समयावधि आपकी हो जाएगी 45 से 30 मिनट की। दिनांक लगा लीजिए। आज का जो अपना प्रकरण है वो है कोशिका या सेल प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। मित्रों, इसके पश्चात में आपको 3 कॉलम बना लें, चाहे तो आप 2 कॉलम भी बना सकते हैं। विशिष्ट, एक तो है उद्देश्य, विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। आप चाहे तो जो विशिष्टीकरण वाला जो कॉलम है उसको हटा भी सकते हैं और चाहे तो बना भी सकते हैं, जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको आप चाहे तो 2 कॉलम उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन से भी काम चल जाएगा, लेकिन आप चाहे तो विशिष्टीकरण को भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से पहला जो क्रम संज्ञा है, तो क्रम संज्ञा पहला जो आपका शिक्षण का उद्देश्य हुआ ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य के कारण बच्चे में जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन दिखेंगे वो है छात्र कोशिका का प्रत्याशमन एवं प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। तो आप चाहे तो विशिष्टीकरण भी लिख सकते हैं, जिससे मैं प्रत्याशमन कर सकेंगे, प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। द्वितीय जो शिक्षण का उद्देश्य आता है वो है अवबोध। तो अवबोध के अंदर लिख सकेंगे आप छात्र कोशिका की व्याख्या कर सकेंगे एवं छात्र पादप कोशिका में अंतर कर सकेंगे, तो ये हो जाएगा अवबोध। तीसरा जो शिक्षण का उद्देश्य आता है वो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य के कारण बच्चे में जो अपेक्षित परिवर्तन है वो मैंने आपको लिखा दिया, उसमें से आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। इसी प्रकार से चौथा जो शिक्षण का उद्देश्य आता है वो है कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य के साइड में देखो मैंने विशिष्टीकरण लिखा है, तो आप चाहे तो मैंने बता दिया पहले विशिष्टीकरण को आप चाहे तो हटा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिख लीजिए बच्चे का क्या है, छात्र चार्ट से क्या कर सकेंगे, प्रस्तुत कर सकेंगे, साथ संबंधित ज्ञान कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। 5वां आता है अभिरुचि। तो अभिरुचि के अंदर आप लिख लीजिए छात्र कोशिका से संबंधित ज्ञान में रुचि ले सकेंगे, छात्र कोशिका से संबंधित अध्ययन अध्यापन कर सकेंगे। 6वां जो शिक्षण का उद्देश्य आता है वो है अभिवृत्ति। तो अभिवृत्ति का आप लिखेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे या छात्रों में कोशिका के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सकेंगे। इस प्रकार से आपको जो 6 के जो शिक्षण के उद्देश्य हैं इनको ध्यानपूर्वक लिख लेना है। ये शिक्षण के उद्देश्य लिखने के पश्चात में मित्रों जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है आपका शिक्षण सहायक सामग्री या अनुदेशनात्मक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री तात्पर्य है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जब शिक्षण करवाया जा रहा है तो शिक्षण कराते समय जो जो सामग्री उनके शिक्षण में सहायता प्रदान करती है वो सारी सामग्री क्या कहलाती है, शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, लपेट प्लग हो गया, संकेतक हो गया, चार्ट इत्यादि सारी सामग्री इसके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग है आपके पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी को कोशिका से संबंधित पूर्व में सामान्य जानकारी या पूर्व ज्ञान पहले से वो रखते हैं। इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें लिख लेनी। ये लिखने के पश्चात में तो आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है वो है आपका प्रस्तावना। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तावना। जो प्रस्तावना होता है वो किसी भी पाठ्य योजना का सबसे कहने का मतलब है महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि बिना प्रस्तावना के आप किसी चीज़ की आप कल्पना नहीं कर सकते। प्रस्तावना आपका जितना अच्छा है, जितना प्रभावपूर्ण, करने का मतलब है जितना सुशोभित आप प्रस्तावना प्रश्न तैयार करेंगे आपकी पाठ्य योजना उतनी प्रभावपूर्ण या उतनी अच्छी या उतनी सुंदर निकल के आएगी। कहने का मतलब है आपकी जो पाठ्य योजना है उसका मेन अंग ही क्या है, प्रस्तावना प्रश्न ही होते हैं। तो इसके अंदर आपको 2 कॉलम बना लेना है, छात्र अध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। तो जो छात्र अध्यापक क्रिया होती है उसके अंदर छात्र अध्यापक के द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और बच्चों द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाते हैं। तो छात्र अध्यापक के द्वारा बच्चों से कम 4 प्रश्न और अधिक से अधिक 6 या 7 प्रश्न आपके द्वारा किए जा सकते हैं। मित्रों, आपको एक बात ध्यान में रख लें, जो आप बच्चों से प्रश्न करेंगे या आप किसी भी प्रकरण से संबंधित प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन अंत के अंदर आप जो प्रकरण पढ़ा रहे हैं उस प्रकरण से जोड़ते हुए बच्चे को उस प्रकरण के ऊपर आपको लेके आना है। जरूरी नहीं कि आप जो जैसे मैंने प्रश्न बनाया उसी प्रकार से आप किसी प्रकार से प्रश्न तैयार करते हैं। मैंने आपको बता दिया किसी प्रकरण से बनाया, लेकिन तार्किकता एक क्रम में होनी चाहिए, ये प्रश्न सार है। जैसे पहला प्रश्न छात्र अध्यापक ने पूछा भवनों का निर्माण किससे किया जाता है, बच्चे इसका उत्तर दे देंगे और अंत के अंदर आपको बच्चों से एक समस्यात्मक प्रश्न पूछना है। समस्या प्रश्न का बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे तो एक प्रकार से क्या हो जाएगी समस्या। तो उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे विद्यार्थियों आज हम कोशिका के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका क्या उद्देश्य कथन वाला कॉलम। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा आपका
पाठ का विकास या प्रस्तुतिकरण। हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण। जो प्रस्तुतिकरण होता है इसके अंदर आपको संपूर्ण प्रस्तुतिकरण जो छात्र अध्यापक द्वारा जो संपूर्ण पाठ जो के बारे में जो बताना होता है वो इसी के अंदर बताया जाता है प्रस्तुतिकरण। इसके अंदर आपको 5 कॉलम बनाने, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। इस तरह से आपको 5 कॉलम बनाए। गलती मत करेगा, आपको 5 के 5 कॉलम तैयार करने हैं। पहला कॉलम हो जाएगा शिक्षण बिंदु, दूसरा हो जाएगा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा हो जाएगा छात्र क्रिया, चौथा हो जाएगा विधि या प्रविधि और पांचवा हो जाएगा श्यामपट्ट कार्य। इस तरह से आपको 5 कॉलम तैयार कर लीजिए। 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु वाला, शिक्षण बिंदु छात्र अध्यापक वाले कॉलम को एक बार तैयार कर लिया। उसके पश्चात में आपको आगे वाले जो 3 कॉलम है उसको बता दूं। तो पहला शिक्षण बिंदु होगा कोशिका की खोज। कोशिका की खोज से संबंधित जो मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा है, विकासात्मक प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। विकासात्मक प्रश्न लिखने के पश्चात में छात्र अध्यापक कथन है उसको लिखेंगे। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1685 में की। कोशिका की प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है एवं मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक एवं जीवित कोशिका को ल्यूवेनहोक ने 1674 में की थी। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका क्या, छात्र अध्यापक कथन। इससे संबंधित जो मैंने छात्र अध्यापक क्रिया में अगले वाले कॉलम में आपको लिखा दूंगा। तो पहले आप लिख लो द्वितीय शिक्षण बिंदु कोशिकाओं की संख्या। विकासात्मक प्रश्न, तो इसके जो मैंने विकासात्मक प्रश्न लिखा है, इन विकासात्मक प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक लिखिए। इसके संबंधित छात्र अध्यापक क्रियाएं, विधि और श्यामपट्ट कार्य। मैं इसको आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा आगे वाले में। थोड़ा सा यहाँ तक आप इन दोनों कॉलम को कंप्लीट कर लीजिए एक बार। उसके पश्चात आगे वाले जो कॉलम है बाकी 3 कॉलम, उन 3 कॉलम को अपन कंप्लीट करेंगे। जो छात्र अध्यापक कथन है उसको लिख लीजिए आप। कोशिका विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, जिससे जिनका शरीर की एक मिलकर बना होता है एक कोशिका कहलाते हैं। जिनका 2 कोशिकाओं मिलकर 2 कोशिके, जिनका बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर शरीर बना होता है उनको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएंगे आपके दोनों कॉलम कंप्लीट करने के पश्चात में अब जो तृतीय कॉलम आता है छात्र अध्यापक क्रिया। तो छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर जो मैंने विकासात्मक प्रश्न लिखा, सारे विकासात्मक प्रश्न के देखिए मैंने उत्तर लिखा दिए यहाँ पे। अंत के अंदर एक समस्यात्मक प्रश्न हो गया और जो छात्र अध्यापक कथन है उसके अंदर छात्र अध्यापक क्रिया में सामने उसके सामने जो छात्र क्रिया उसमें लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि हो जाएगी आपकी प्रश्नोत्तरी विधि और जो छात्र अध्यापक कथन है उसके सामने जो विद्यार्थी क्रिया है और जो शिक्षण विधि है वो हो जाएगी व्याख्यान विधि। और जो श्यामपट्ट कार्य है उस श्यामपट्ट कार्य को आप कंप्लीट करने के लिए जो मैंने आपको छात्र अध्यापक कथन लिखा है उसके महत्वपूर्ण बिंदु को निकाल लीजिए और श्यामपट्ट कार्य के अंदर आप कंप्लीट कर लीजिए। द्वितीय शिक्षण बिंदु के संबंधित जो मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न पूछे थे उन विकासात्मक प्रश्न की जो छात्र अध्यापक क्रिया है वो ये वाली है और विद्यार्थी जो क्रिया ये लिख लीजिए आप और प्रश्नोत्तरी हो जाएगी विधि और व्याख्यान विधि। इस प्रकार से आपको ये चीज़ कंप्लीट कर लें। इसके पश्चात जो आपका फिर से वही 5 कॉलम बना लें। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि और क्या श्यामपट्ट कार्य। इस तरह से आपको 5 कॉलम बनाने। 5 कॉलम बनाने के पश्चात जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपको तीसरा शिक्षण बिंदु लिखना है कोशिका की आकृति। कोशिका की आकृति शिक्षण बिंदु से संबंधित जो मैंने छात्र अध्यापक क्रिया लिखा है इस छात्र अध्यापक क्रिया के संबंधित मैंने विकासात्मक प्रश्न लिखा है। इन विकासात्मक प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। ये तो जाएंगे छात्र अध्यापक क्रिया। जो छात्र क्रिया मैं आपको अगले पेज पे लिखा दूंगा तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। छात्र अध्यापक कथन को, अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती, ये अपनी आकृति बदलता रहता है। अमीबा में पृथक होते हैं जो इसकी गति के समय अथवा भोजन को अधिग्रहण करते समय बनते एवं बिगड़ते। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका क्या, छात्र अध्यापक कथन। तो इसके जो शिक्षण बिंदु और छात्र अध्यापक क्रिया को आप कंप्लीट कर लीजिए। जो तृतीय जो आपका जो कॉलम आता है छात्र क्रिया, तो छात्र क्रिया के अंदर मैं आपको लिखा देता हूँ। इसके अंदर तृतीय कॉलम लिख लीजिए आप, छात्र क्रिया विद्यार्थी क्रिया। तो उसके जो मैंने विकासात्मक प्रश्न है विकासात्मक प्रश्न को आप उत्तर लिख लीजिए यहाँ पे। अमीबा या अनिश्चित स्पष्ट होता है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि कौन सी हो जाएगी आपकी प्रश्नोत्तरी विधि, व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट कार्य को आप परिपूर्ण कर लीजिए। वो मैंने आपको छात्र अध्यापक कथन लिखा उसमें महत्वपूर्ण बिंदु को आप इस श्यामपट्ट कार्य के अंदर लिख लीजिए। नेक्स्ट मित्रों जो आपके नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है वो है आपके पुनरावृत्ति प्रश्न। हेडिंग लगा लीजिए पुनरावृत्ति प्रश्न। मित्रों ये जो पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाता है ताकि उसके द्वारा जो पाठ पढ़ाया जाए, जो प्रकरण पढ़ाया जाए, उससे बच्चे का ध्यान इधर उधर भंग नहीं हो। कहने का मतलब इधर भटके नहीं। इस वजह से पुनरावृत्ति प्रश्न आपको प्रत्येक शिक्षण बिंदु के बाद में ये पुनरावृत्ति प्रश्न आपको पूछने। मैंने एक ही बार लिखा लेकिन आपको प्रत्येक शिक्षण जब आप पाठ योजना पढ़ा रहे हो या पाठ पढ़ा रहे हो तब प्रत्येक शिक्षण बिंदु के बाद आपको ये पुनरावृत्ति प्रश्न पूछने हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है वो है आपके मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी आपको देता हूँ। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं। इसलिए पूछा जाता है कि उसने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया है वो बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा है, कितना सीखा है, इस बात की जानकारी प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए छात्र अध्यापक द्वारा ये मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। और ये मूल्यांकन प्रश्न किसी भी प्रकार के तैयार किए जाते हैं। जरूर नहीं जैसे मैंने प्रश्न बनाया उसी प्रकार से आप भी प्रश्न बनाए
है तो आप लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, निबंधात्मक, बहुविकल्पात्मक किसी प्रकार के प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं ताकि बच्चों का मूल्यांकन जल्द से जल्द किया जाए। इस प्रकार से आपको इस लगभग जो मैंने प्रश्न बनाया उसी प्रकार से आप प्रश्न तैयार कर सकते हैं। मैंने बता दिया आपको प्रश्न किस प्रकार से तैयार करने हैं। मित्रों, अंत के अंदर आपको बच्चों को गृह कार्य दे देना है और बच्चों को गृह कार्य ध्यान में रखते हुए देना है। आप जिस कठिनाई के स्तर से आपने बच्चों को पढ़ाया, अध्ययन करवाया, उस कठिनाई के स्तर को ध्यान में रखते हैं बच्चों को गृह कार्य देता कि बच्चे घर पे जाके जो अपना खाली समय है उस खाली समय का सदुपयोग आसानी से कर सकें। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, अगर आपको विज्ञान विषय या बायोलॉजी या किसी भी विषय से संबंधित अगर पाठ योजना की आवश्यकता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के पेज पे जाएं। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट के अंदर आपको बहुत सारी वीडियोस वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।